नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज की कड़ी में बात होगी चीन में फैले कोरोना संक्रमण से दुनिया में बढ़ी चिंता की, पाकिस्तान की चरमराती अर्थव्यवस्था की, अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में पहले राउंड की बैलेट वोटिंग के नतीजों की, रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन के पलटवार की, साथ ही इसके अलावा होगा और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने मुद्रास्फीति को आधा करने का दिया भरोसा, अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, देश के कर्ज को कम करने का दोहराया संकल्प। प्रधानमंत्री बनने के बाद बुधवार को पहली बार अपनी मुख्य नीतियों का किया खुलासा। रूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि सैनिकों द्वारा अवैध रूप से मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से हुआ यूक्रेनी हमला। रूस ने मकीवका में मरने वालों की संख्या को बढ़ाकर किया 89। यूक्रेन ने अमेरिकी पैट्रियट वायु रक्षा प्रणालियों को जल्द तैनात किए जाने की जताई उम्मीद। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अटलांटिक और हिंद महासागर की ओर भेजा लड़ाकू जहाज। नई हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइलों से है लैस। मॉस्को का दावा, जिरकॉन किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को दे सकता है मात। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को लेकर गतिरोध बरकरार। बहुमत के बावजूद रिपब्लिकन नेता केविन मकार्थी सदन के स्पीकर चुने जाने से रहे विफल। पीठासीन अधिकारी के नहीं चुने जाने तक नए सदस्य नहीं ले सकेंगे शपथ। आगे नहीं बढ़ सकेगा विधायी कार्य। बुधवार को फिर से होगी वोटिंग। कोरोना के खिलाफ चीन की जंग जारी। अमेरिका का चीन पर पलटवार, कहा वैज्ञानिक आधार पर है चीनी यात्रियों के लिए कोविड जांच। चीन ने अपने यात्रियों पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों पर फिर दी जवाबी कार्रवाई की धमकी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने फिर कहा संक्रमित और मौत के आंकड़े को कम करके बता रहा है चीन। और आइए अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं यूरोप की खबरों को। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साल 2023 के लिए बुधवार को अपनी प्राथमिकताएं उन्होंने तय की। वर्ष के अपने पहले भाषण में उन्होंने अशांत कंजर्वेटिव पार्टी को आश्वस्त करने की कोशिश भी की। इस दौरान प्रधानमंत्री सुनक ने अगले राष्ट्रीय चुनाव में अपने नेतृत्व के लिए बनाई गई रणनीति का भी खुलासा किया। हाल के दिनों में आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री सुनक ने कहा कि मुद्रास्फीति को कम करना, अवैध प्रयास को समाप्त करना उनकी सरकार की प्राथमिकता है। सुनक ने कहा कि उनकी सरकार आने वाली पीढ़ियों के बेहतर भविष्य का निर्माण करते हुए जनता की उम्मीदों पर पूरी तरह से खरा उतरेगी। सुनक के इस बयान को पार्टी के अंदर उठ रहे विरोध के सुर को शांत करने के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल कुछ कंजर्वेटिव सांसद और मंत्री कई हफ्तों से पीएम सुनक पर अपने वादे पर कार्रवाई करने और अपना नजरिया तय करने के लिए दबाव बना रहे थे। पश्चिमी देशों से मिली मदद के बाद यूक्रेन जोरदार तरीके से न सिर्फ रूस को जवाब दे रहा है बल्कि वो रूसी ठिकानों को निशाना भी बना रहा है। इसी कड़ी में रूस ने नए साल के जश्न के मौके पर यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों को निशाना बनाया, तो पलटकर यूक्रेन ने भी रूस को करारा जवाब दिया। यूक्रेन ने अमेरिकी हिमर्स मिसाइल सिस्टम से हमला करके एक साथ ही 89 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। और इन मौतों का कारण कुछ और नहीं बल्कि मोबाइल है। कैसे, आइए देखते हैं। युद्ध के मैदान में मोबाइल का इस्तेमाल कितना घातक हो सकता है, ये 31 दिसंबर को यूक्रेन हमले से साबित हो गया। मोबाइल की वजह से डोनेत्स्क के मकीवका में 89 सैनिकों की मौत हो गई। पहले रूस ने 63 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की थी। आमतौर पर युद्ध के दौरान सैनिक ऐसे उपकरण का प्रयोग करते हैं जो दुश्मन की नजर में न आए। बातचीत के लिए सुरक्षित लाइनों का इस्तेमाल होता है या फिर सैटेलाइट फोन के जरिए एक दूसरे से संपर्क में रहते हैं। लेकिन मकीवका में रूसी सैनिक मोबाइल फोन का अनधिकृत रूप से इस्तेमाल कर रहे थे। यूक्रेनी सेना ने एक साथ अधिक फोन के सिग्नल को इंटरसेप्ट कर अमेरिकी हिमर्स मिसाइल सिस्टम से हमला किया, जिसमें 89 रूसी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक मारे गए लोगों में रेजिमेंट के उप कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल बाचुरिन भी शामिल थे।
हालांकि रक्षा मंत्रालय ने हमले की जांच के लिए समिति का गठन कर दिया है, लेकिन प्रारंभिक जांच में हमले की वजह रूसी सैनिकों को ठहराया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल सर्गेई सेवरीवकोव ने भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए उपयुक्त कदम उठाने की जरूरत पर जोर दिया है। भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया गया है और दोषी पाए गए अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। 24 फरवरी 2022 के बाद रूसी सैनिकों पर किए गए हमलों में ये सबसे घातक हमलों में से एक था। दरअसल मकीवका का ये इलाका यूक्रेन स्थित डोनेत्स्क क्षेत्र में आता है, लेकिन इस क्षेत्र पर फिलहाल रूस का कब्जा है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन की सेना ने हिमर्स प्रक्षेपण प्रणाली से उस जगह पर 6 रॉकेट दागे जहां रूसी सैनिक ठहरे हुए थे। हालांकि उनमें से 2 रॉकेट को मार गिराया गया, लेकिन अन्य रॉकेट के इस्तेमाल से टकराने के बाद उनमें विस्फोट हुआ, जिससे ढांचा क्षतिग्रस्त हो गया। रूसी सैनिकों के अस्थायी तैनाती बिंदु पर एक उच्च विस्फोटक वारहेड के साथ 4 मिसाइलों के हमले से 89 रूसी सैनिक मारे गए। मारे गए सभी सैनिकों के परिजनों को उचित मदद भेजी जा रही है। दरअसल पश्चिमी देश से मिली मदद के बाद यूक्रेन जबरदस्त तरीके से न सिर्फ रूस को करारा जवाब दे रहा है, बल्कि रूसी ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। इस बीच यूक्रेन के विदेश मंत्री ने दोनों देशों के बीच जारी जंग के और तेज होने के संकेत दिए हैं। जल्द ही पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए जाने की उम्मीद जताई है। दमित्री कुलेवा ने कहा कि पैट्रियट वायु रक्षा प्रणाली को स्थानांतरित करने की तैयारी पहले ही शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि बढ़ते रूसी ड्रोन हमले से निपटने के लिए ब्रिटेन ने यूक्रेन को और सहायता की पेशकश की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को अधिक समय तक अपने समर्थन का वादा दोहराते हुए हाल के दिनों में 100 से अधिक एंटी एयर मिसाइलों की आपूर्ति की है। यह वो समय है जब भागीदारों के साथ मिलकर हमें अपने बचाव को मजबूत करना होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि रूस के पास जो कुछ भी बचा है उससे वे युद्ध की स्थिति को बदलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो कम से कम अपनी हार में देरी करने के लिए वे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल नए साल के मौके पर कीव सहित अन्य शहरों पर हुए रूसी हमले के कई वीडियो सामने आते जा रहे हैं। ऐसे में राष्ट्रपति जेलेंस्की की 2023 में युद्ध को और तेज होने की भविष्यवाणी सही साबित होती दिख रही है। इतना ही नहीं, यूक्रेनी सेना का ताजा पलटवार रूसी सैनिकों को और हमले के लिए भड़का सकता है। और अब बात एशिया की। चीन में कोरोना का कहर थमता नजर नहीं आ रहा है। कोरोना वायरस के आने के 2 साल के बाद एक बार फिर चीन में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। चीन की राजधानी बीजिंग में कोविड मामलों में अधिक वृद्धि का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूरोपीय और अमेरिका सहित कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया। आइए डालते हैं ताजा आंकड़ों पर एक नजर। कोरोना पर चीन से निकलकर आ रही तस्वीरें भयानक संक्रमण की गवाही दे रही हैं। तस्वीरों में शवदाह गृह के बाहर लंबी लाइनें लगी हैं। अस्पताल मरीजों से पटे पड़े हैं। हर घर में कोविड से चीत्कार मच रहा है। लेकिन कोविड पर चीन के आधिकारिक आंकड़े कुछ और ही बयां कर रहे हैं। सरकारी आंकड़ों में सोमवार को कोविड से सिर्फ 3 लोगों की मौत हुई थी, जबकि मंगलवार को 5 जानें गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर कोविड-19 से कुल 5,258 लोगों के मरने की पुष्टि की है। लेकिन स्वास्थ्य डेटा जारी करने वाली एक ब्रिटिश एजेंसी के मुताबिक चीन में संक्रमण से एक दिन में कम से कम 9,000 लोगों की मौत हो रही है। इसलिए चीन द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे संक्रमण संबंधी आंकड़े संदेह के घेरे में आ गए हैं, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े पर चीन के लोगों ने भी अब सवाल उठाना शुरू कर दिया है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि सरकार ने मरने वालों की संख्या जारी की है जो सिर्फ एकल अंकों में है। मुझे लगता है कि ये आंकड़े पूरी तरह से हास्यास्पद हैं और विश्वसनीय नहीं हैं। सिर्फ करीबी रिश्तेदारों में 4 लोग ऐसे हैं जो एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं।
बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूरोपीय और अमेरिका सहित कई देशों ने चीन से आने वाले यात्रियों पर कोविड टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ ने कोरोना के आंकड़े पर चीन से जवाब मांगा है। मोरक्को जैसे कुछ देशों ने चीनी यात्रियों के अपने देश में आने पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। इधर जापान और दक्षिण कोरिया ने अपने यहां आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव कोविड रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। 8 जनवरी से चीन से सीधी उड़ान से आने वाले लोगों के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य कर दी गई है। इसके अतिरिक्त सीमा नियंत्रण के लिए हर संभव उपाय करने के लिए हम चीन से अतिरिक्त उड़ानों पर आवश्यक सीमाएं लगाना जारी रखेंगे। दक्षिण कोरिया में चीन से आए एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लापता होने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। दरअसल चीन से आने के बाद उसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। संक्रमित मरीज को सियोल के एक होटल पहुंचाया गया, जहां से वह गायब हो गया। संक्रामक रोग नियंत्रण और रोकथाम अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 1 वर्ष तक की जेल या 10 मिलियन वॉन का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को निर्वासित किया जाएगा और एक निश्चित अवधि के लिए देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोविड के आंकड़ों पर आलोचना झेल रही चीनी सरकार ने महामारी के खिलाफ अंतिम जीत हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है। चीन ने कई देशों द्वारा आवाजाही के दौरान उसके नागरिकों पर कोविड जांच संबंधी फैसलों को थोपने की आलोचना की है। विदेश मंत्रालय ने फैसलों को अनुचित बताते हुए इसमें वैज्ञानिक आधार की कमी बताई है। विदेश मंत्रालय ने यात्रा प्रतिबंध लगाने वाले देशों पर जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है। चीन हमेशा मानता है कि सभी देशों द्वारा महामारी की रोकथाम के उपाय वैज्ञानिक और उचित होने चाहिए। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता, भेदभावपूर्ण फैसले लेकर लोगों के बीच सामान्य आदान प्रदान और सहयोग को प्रभावित करने के अवसर के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। चीन ने 8 जनवरी से अपने यहां आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रहने की जरूरत को खत्म कर दिया है। हालांकि चीन आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच अभी भी अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। बहरहाल चीन में कोरोना संक्रमण के मामले हर दिन तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के दावे के मुताबिक राजधानी बीजिंग में 80% और शंघाई की 25 मिलियन आबादी में से 70% लोग अब तक कोविड की चपेट में आ चुके हैं। दूसरे शहरों में भी हालात कमोबेश ऐसे ही हैं। प्रमुख शहरों में संक्रमण का आंकड़ा 50% से ऊपर पहुंच चुका है। चीन के एपिडेमियोलॉजिस्ट और CDC के पूर्व मुख्य वैज्ञानिक जेंग गुआंग के मुताबिक करीब 50 लाख कोविड मरीज ऐसे हैं जिसमें कोरोना के गंभीर लक्षण हैं और इन्हें इलाज ठीक से नहीं मिल पा रहा है। और चीन के बाद अब बात पाकिस्तान की। पाकिस्तान में चल रहे आर्थिक संकट ने उचित दरों पर भोजन, गैस और तेल की उपलब्धता को लगभग असंभव बना दिया है। डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया आसमान छू रहा है। रोजमर्रा की चीजें भी आम लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। पिछले कई महीनों से जारी बिजली का संकट ऐसा गहरा गया है, पाकिस्तान को इस समय कहीं से खास आर्थिक मदद या कर्ज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का कोष तेजी से गिर रहा है। देखिए, पिछले कई महीनों से राजनीतिक अस्थिरता से जूझता पाकिस्तान अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर भी बेहाल है। डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी रुपया आसमान छू रहा है। रोजमर्रा की चीजें भी अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। पिछले कई महीनों से जारी बिजली का संकट ऐसा गहरा गया है कि अब बचत के नाम पर बाजारों को रात 8:30 बजे ही बंद करने का फैसला किया गया है। सरकार ने तय किया है कि अब देश के बाजारों के अलावा सभी मैरिज हॉल्स को भी जल्द बंद कर दिया जाएगा। जहां बाजार 8:30 बजे तो मैरिज हॉल्स 10 बजे बंद हो जाएंगे। देश के व्यापारियों को अब उनके बिजनेस की चिंता सता रही है। ने तजावीज़ दी थी, हमसे तजावीज़ मांगी गई थी। ख्वाजा आसिफ साहब जिस कमेटी को, जिस टीम को हेड कर रहे थे, उसमें और भी 4-5 मिनिस्टर थे। बात यह है कि जब आपने हमसे तजावीज़ ले ली तो फिर आपने हमसे कहा कि ये मैं वज़ीर आज़म साहब के पास रखूँगा, वफाकी काबीना में ले जाऊँगा, उधर से फिर हम आपके साथ दोबारा मुशावरत करेंगे, फिर जो भी जिस तजवीज़ पे हम अमल करेंगे वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और आज खुद से ऐलान कर दिया कि ताजरों की मुशावरत से किया। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने बिजली की बचत पर किए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि अब लोगों को अपनी लाइफस्टाइल को बदलने की जरूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर इन उपायों को लागू किया गया तो फिर देश 62 अरब रुपए बचा लेगा।
साथ ही आसिफ ने यह भी जानकारी दी कि 1 फरवरी के बाद बहुत ज्यादा चमकीले बल्बों के निर्माण पर रोक लगा दी जाएगी। हमारी ताजर हजरात से जो है गुफ्तगू हुई, वो सारे उन्होंने मेहरबानी की। एक बड़ी डेलीगेशन सारे पाकिस्तान से यहाँ पे आई, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में उनसे मुलाकात हुई। तो उनमें बाज़ ने 9 कहा, बाज़ ने 8.5 कहा, बाज़ ने 9.5 कहा। बहरहाल हमने 8 से इसको 8.5 कर दिया। इस पॉलिसी से इस शादी हाल, रेस्टोरेंट्स और मार्केटों के ये अगर टाइम ऑब्जर्व हों तो 62 अरब रुपए की बचत हो। गहराते आर्थिक संकट के बीच स्थानीय नागरिकों के पास अब विकल्प भी खत्म होते जा रहे हैं। पिछले दिनों कुकिंग गैस सिलेंडर्स के बजाय गुब्बारे की तरह दिखने वाले बड़े बड़े प्लास्टिक बैग्स में एलपीजी भरने का वीडियो वायरल हुआ। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगहों पर लोगों को सालों से गैस का कनेक्शन भी नहीं मिल पा रहा है। गैस से अलग पाकिस्तान में चिकन और मीट भी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। पाकिस्तान सरकार ने आटा, चीनी और घी के दामों में 25 से 62% का इजाफा कर दिया है। ये कीमतें देश में तुरंत प्रभाव से ही लागू हो गई हैं। पाकिस्तान के बाजार और दफ्तर आम तौर पर आधी रात के बाद तक खुले रहते हैं। अगर इन हालात में ये नियम लागू किए गए तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो हम मजामत करेंगे। मुल्क का ताजर कारोबार बंद करने के लिए तैयार नहीं है। डॉलर के मूल्यों में वृद्धि के कारण वाणिज्यिक और आर्थिक घाटा बढ़ रहा है। वहीं देश के मुद्रा विनिमय के कोष में भी काफी कमी आई है। पाकिस्तान को इस समय कहीं से खास आर्थिक मदद या कर्ज नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण विदेशी मुद्रा का कोष तेजी से गिर रहा है। पाकिस्तान को अगले कुछ महीनों के दौरान विदेशी कर्ज के मद में 30 अरब डॉलर की अदायगी करनी है, लेकिन इसका समय नजदीक आते ही पाकिस्तान के डिफॉल्टर होने की आशंकाएं बढ़ रही हैं और इसकी अटकलें भी लगाई जा रही हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से देश के डिफॉल्टर होने की आशंका को खारिज किया जा रहा है। और अब बात अमेरिका की। अमेरिकी संसद की प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन नेता केविन मैकार्थी पहले राउंड की बैलेट वोटिंग का चुनाव नहीं जीत सके। वो नैन्सी पेलोसी की जगह स्पीकर का चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन वो बहुमत हासिल करने में असफल हो गए। इसी को देखते हुए सदन में स्पीकर के चुनाव के दूसरे राउंड की बैलेट वोटिंग हुई। केविन मैकार्थी 100 साल में पहले ऐसे नेता होंगे जो पहले ही राउंड की वोटिंग हार गए और स्पीकर का पद सुरक्षित नहीं कर सके, जिसके चलते मैकार्थी की विफलता ने सदन में रिपब्लिकन के बहुमत पर संशय डाल दिया है। कोलंबिया की सरकार ने बुधवार को कहा कि सशस्त्र समूह ELN के साथ घोषित किए गए संघर्ष विराम समझौते को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले ELN ने कहा था कि वो किसी भी पेशकश के साथ सहमत नहीं है। आंतरिक मामलों के मंत्री अल्फोंसो प्राडा ने कहा कि संघर्ष विराम को लेकर सार्वजनिक रूप से दिए गए बयान को वापस ले रहे हैं। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने नए साल की पूर्व संध्या पर घोषणा की कि 1 जनवरी से 30 जून तक नेशनल लिबरेशन आर्मी सहित देश के 5 सबसे बड़े सशस्त्र समूहों के साथ युद्ध विराम पर सहमति बनी है। बाद में सरकार ने कहा था कि युद्ध विराम का अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र, कोलंबिया के मानवाधिकार लोकपाल और कैथोलिक चर्च द्वारा निगरानी की जाएगी। लेकिन मंगलवार को ELN ने कहा कि उसने गुस्तावो पेट्रो सरकार के साथ किसी भी द्विपक्षीय युद्ध विराम पर चर्चा नहीं की है, इसलिए ऐसा कोई समझौता मौजूद नहीं है। और अब बात अफ्रीका की। फ्रांस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि बुर्किना फासो की सरकार ने उनके राजदूत से देश छोड़ने का आग्रह किया है। पिछले महीने भेजे गए एक पत्र में देश छोड़ने का अनुरोध किया गया था। ये निष्कासन पश्चिम अफ्रीकी देश और उसके पूर्व औपनिवेशिक शासक के बीच संबंधों में और गिरावट का संकेत है। और अब बात विश्व संस्कृति की।
इतिहास के पन्नों को पलटें तो तमाम घटनाओं का विवरण सामने आ जाता है। ऐसा ही एक विवरण है चेकोस्लोवाकिया का। चेकोस्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक देश हुआ करता था जो अक्टूबर 1918 से 1992 तक अस्तित्व में रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के अंतराल में इसका जबरदस्ती जर्मनी में विलय कर दिया गया। आइए देखते हैं छोटी बड़ी घटनाओं को समेटे ये खास रिपोर्ट। बनते बिखरते चेकोस्लोवाकिया के इतिहास को समेटे हुए है और लाइब्रेरी का नाम उस शख्स के नाम पर है जिसके दामन पर चेकोस्लोवाकिया के ठहरने का आरोप लगता रहा है। आज 30 साल बाद उस शख्स और पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव क्लास को उनके हाथों चेकोस्लोवाकिया के टूटने का मलाल कहीं न कहीं झलक रहा है। हालांकि वो इस पर वक्त की मजबूरियां, ना टाला जा सकने वाला मामला, शांति और निष्पक्ष तरीके से दो समुदाय की राहें जुदा हो जाने की चादर डालकर अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है कि मेरा काम विभाजन को मैत्रीपूर्ण, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष बनाना था, जिसे मैंने उस समय अपरिहार्य माना था। चेकोस्लोवाकिया मध्य यूरोप में स्थित एक देश हुआ करता था जो अक्टूबर 1918 से 1992 तक अस्तित्व में रहा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1939 से 1945 के अंतराल में इसका जबरदस्ती जर्मनी में विलय कर दिया गया। इसलिए वास्तविकता में ये देश उस जमाने में अस्तित्व में था ही नहीं। हालांकि औपचारिक रूप से मित्र पक्ष शक्तियां तब भी इसे मान्यता देती थीं। 1945 में सोवियत संघ ने इसके एक पूर्वी हिस्से को चेकोस्लोवाकिया से अलग करके अपने क्षेत्र का हिस्सा बना लिया। शीत युद्ध काल में चेकोस्लोवाकिया पर साम्यवाद शासन रहा और ये देश सोवियत संघ के नेतृत्व में गठित वार्सा संधि के मित्र पक्ष में शामिल था। सोवियत संघ के टूटने के बाद 1990 में यहाँ भी साम्यवाद खत्म हो गया और धीरे धीरे देश के दो मुख्य समुदायों चेक और स्लोवाक के बीच तनाव बढ़ता गया। लगने लगा कि वो एक देश में मिलकर नहीं रह पाएंगे और 1992 में रायशुमारी की गई और जनता ने देश को बांटने का फैसला चुना। 1 जनवरी 1993 को राष्ट्र बिना किसी हिंसा के दो देशों में बंट गया, जिन्हें चेक गणराज्य और स्लोवाकिया के नाम से जाना जाता है। विश्व में अन्य देशों के हुए विभाजनों की तुलना में यहाँ का बंटवारा इतनी कोमल और शांतिपूर्ण ढंग से हुआ कि इस घटना को इतिहासकार और समीक्षक कभी-कभी मखमली तलाक कहते हैं। मुझे लगता है कि वाक्लाव क्लास शायद उन लोगों में से एक हैं जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया को नष्ट कर दिया। मुझे लगता है कि विभाजन बहुत ही अनावश्यक और बहुत दुखद था। जब चेकोस्लोवाकिया अस्तित्व में था तो इसकी मुद्रा चेकोस्लोवाकिया कोरोना हुआ करती थी। अगर पूर्व राष्ट्रपति वाक्लाव क्लास की माने तो चेक समुदाय के लोग चेकोस्लोवाकिया का हिस्सा बनकर खुश थे, लेकिन वहीं बहुत से कई स्लोवाकियाई समुदाय के लोग अपने ही देश में अजनबी महसूस कर रहे थे। ये रोष इतना बढ़ा कि ये दो हिस्सों में टूट गया। अब स्लोवाकिया पूर्वी यूरोप में स्थित है। ये सभी तरफ से जमीन से घिरा है। स्लोवाकिया एक संसदीय गणतंत्र है। 1 जनवरी 2009 को स्लोवाकिया यूरोजोन का भाग बन गया और यूरो ने स्लोवाकी क्राउन की जगह ले ली। पत्रकार जिरी इस कैलसेल को वो दिन आज भी याद है जब कितनी बेसब्री से पहले स्लोवाक डाक टिकट का लोग इंतजार कर रहे थे। मैं 1 जनवरी 1993 को ब्रातिस्लावा में था। लोग बेसब्री से स्लोवाक डाक टिकट का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह खुशखबरी 1 दिन बाद मिल पाई। वहीं चेक गणराज्य मध्य यूरोप में स्थित है। इसके मुख्य 3 भाग हैं, बोहेमिया, मोराविया और साइलीसिया। चेक गणराज्य एक संसदीय गणतंत्र है। और इसी के साथ खबर दुनिया की में आज के अंक में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।